के ऊपर एक और मुसीबत का गुब्बार फूट पड़ा है और इस बार जो मामला है जुड़ा हुआ है सीधे ईपीएफओ से, यानी कि उस संस्था से जो देश के करोड़ों लोग, मेरे और आप जैसे लोग जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, उनके पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड के पैसे को संभालती और निवेश करती है। सीबीआई ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड कंपनी के जो पूर्व चेयरमैन हैं अनिल अंबानी, उनके कुछ अज्ञात सरकारी अधिकारी और जो दूसरे लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, उनके खिलाफ करीब 1816 करोड़ रुपए के कथित ईपीएफओ निवेश घोटाले में यहां पे एफआईआर दर्ज कर दी है। आरोप क्या है? आरोप है ईपीएफओ के निवेश से जुड़े करीब 1007 करोड़ रुपए का गलत नुकसान हुआ और इस पर करीब 808 करोड़ रुपए का ब्याज देनदारी भी जुड़ चुका है, यानी कि कुल कथित नुकसान का जो आंकड़ा है वो पहुंच जाता है 1816.22 करोड़ रुपए तक। सवाल क्या है? देखिए, सवाल यह है आखिर ईपीएफओ का जो पैसा है रिलायंस कैपिटल तक कैसे पहुंचा, कितने रुपए का यहां पे निवेश किया गया, पैसा कहां गया और आखिर सीबीआई को ऐसा क्या मिल चुका है कि एफआईआर दर्ज करने की नौबत आ चुकी है। पहले पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे ये तमाम सवालों के जवाब जो मैं आपके सामने रख रही हूं। देखिए, ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वही संस्था जो नौकरी पेशा लोगों के पीएफ यानी कि भविष्य निधि से जुड़े जो तमाम पैसा है उसको मैनेज करती है। अब कर्मचारी और नियोक्ता की तरफ से पीएफ में पे जमा होने वाली जो रकम है उसको ईपीएफओ तय नियमों के तहत अलग-अलग जगह पे निवेश करता है और ताकि ये जो पैसा है वो उस पे जो रिटर्न है वो कमाया जा सके, आगे चल के कर्मचारियों को उनके पीएफ पर फायदा मिल सके। यानी ईपीएफओ के पास जो पैसा है वो करोड़ों कर्मचारियों की मेहनत की कमाई और उनके रिटायरमेंट सेविंग से जुड़ा हुआ पैसा है। इसीलिए ईपीएफओ के पैसे के जो निवेश है उसमें सुरक्षा, नियम और मॉनिटरिंग बेहद अहम हो जाती है। अब आते हैं रिलायंस कैपिटल पर, ताकि हम दोनों पक्ष समझ सके और फिर समझेंगे कि आखिर मामला क्या है। देखिए, साल 2013 और 2014 के दौरान रिलायंस कैपिटल लिमिटेड ने जो बाजार है उससे यहाँ पे पैसा जुटाने के लिए कुछ एनसीडी यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जारी किया था। एनसीडी क्या होता है? एनसीडी मतलब जब किसी कंपनी को यहाँ पे पैसा चाहिए होता है तो वो निवेशकों से पैसा उधार ले सकती है। इसके बदले में कंपनी क्या देगी? कंपनी एक तरह का यहाँ पे डेट इंस्ट्रूमेंट जारी करती है जिसे डिबेंचर या फिर बॉन्ड कहा जाता है। निवेशक कंपनी को पैसा देता है और कंपनी यहाँ वादा करती है कि भाई तय समय के बाद यहाँ पे मूलधन जो है वो वापस करेगी और साथ ही साथ तय ब्याज भी देगी। और नॉन कन्वर्टेबल जो टर्म है वो इसलिए जुड़ जाता है कि यानी सामान्य तौर पर ये शेयरों में कन्वर्ट नहीं किया जाता, यानी कि ये कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं रहने वाला बल्कि डेट इन्वेस्टमेंट होता है। और इसी तरह रिलायंस कैपिटल ने भी एनसीडी जारी किए। सीबीआई के एफआईआर में आरोप है कि इन एनसीडीज में ईपीएफओ ने सीधे या फिर अपने पोर्टफोलियो मैनेजर्स के जरिए देखा जाए करीब 2500 करोड़ रुपए यानी कि 2500 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो किया गया था। अब पोर्टफोलियो मैनेजर यानी कि ईपीएफओ देखिए अपना पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट ना खुद एक एक ट्रांजेक्शन करके नहीं करता। इसके लिए ऑथराइज जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स है उनकी मदद ली जाती है। ईपीएफओ के इन्वेस्टमेंट कॉर्पस को तय नियमों और इन्वेस्टमेंट पैटर्न के मुताबिक ये मैनेज करते हैं। अब उस समय रिलायंस कैपिटल असेट मैनेजमेंट भी ईपीएफओ के पोर्टफोलियो मैनेजर्स में शामिल थी। अब यानी कि ईपीएफओ के पैसे को अलग अलग सिक्योरिटीज में लगाने की पूरी इन्वेस्टमेंट चेन में पोर्टफोलियो मैनेजर्स की भूमिका भी इंपॉर्टेंट रही है। और अब टाइमलाइन आप समझिए, साल 2013 और 14 में रिलायंस कैपिटल ने ये एनसीडी जारी किए। ईपीएफओ की तरफ से इन सिक्योरिटीज में करीब 2500 करोड़ रुपए भी लगाए गए। कंपनी को पैसा मिला और ईपीएफओ को उम्मीद थी कि मैच्योरिटी पर उसे अपना पैसा तय रिटर्न से वापस मिल जाएगा। इन एनसीडी की जो मैच्योरिटी है बाद में 2023 और 2024 में होनी थी, यानी कि इन्वेस्टमेंट के देखा जाए तो करीब एक दशक बाद कंपनी को जो मूलधन है लौटाना था, लेकिन कहानी यहीं से बदलती है। अब सीबीआई की एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि रिलायंस कैपिटल से जुड़े लोगों ने यहाँ पे कथित तौर पर कुछ फर्जी ट्रांजैक्शन किए और निवेश की गई रकम का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल या फिर डाइवर्जन किया गया। डाइवर्जन यानी कि जिस उद्देश्य या फिर यहाँ देखा जाए जो व्यवस्था है उसके तहत पैसा लगाया गया था उसका इस्तेमाल किसी दूसरी जगह पर कर दिया जाना। यानी कि जांच एजेंसी ये पता लगाना चाहती है कि ईपीएफओ के जो निवेश है उससे जुड़ा हुआ पैसा आखिर जिस काम के लिए यहाँ पे कंपनी के पास आया था क्या वास्तव में उसी तरह इस्तेमाल किया गया, कहीं उसे दूसरी जगह ट्रांसफर तो नहीं किया गया। यही इस पूरे मामले का जो सबसे बड़ा सवाल है वो है कि आखिर
2500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ हुआ क्या? सीबीआई का आरोप है कि कथित फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन और जो फंड डाइवर्जन है उसकी वजह से रिलायंस कैपिटल समय आने पर एनसीडी की पूरी रीपेमेंट नहीं कर सकी। यानी कि जब 2023-2024 का समय आया तो इन सिक्योरिटीज की जो मैच्योरिटी है वो हुई और तब ईपीएफओ से यहाँ पे जुड़े हुए जितने भी निवेश है उसकी रकम की पूरी वापसी हो ही नहीं पाई और यहीं से ईपीएफओ को आर्थिक नुकसान का मामला जो है वो सामने आ गया। अब ईपीएफओ की तरफ से करीब 2500 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था, जबकि सीबीआई के एफआईआर में कथित जो रॉन्गफुल लॉस है उसका आंकड़ा है 1007.55 करोड़ रुपए बताया गया। अब इसके ऊपर करीब 808.67 करोड़ रुपए की जो इंटरेस्ट लायबिलिटी है यानी कि ब्याज है उसकी देनदारी जुड़ गई। दोनों को जोड़ने पर अगर आप कुल जो आंकड़ा देखें वो 1816.22 करोड़ रुपए जो है वो बैठता है। यानी कि मोटे तौर पर ये कहानी है कि कथित गलत गतिविधियों से 1007.55 करोड़ रुपए का रॉन्गफुल लॉस हुआ और समय के साथ उस पर 808.67 करोड़ रुपए की ब्याज देनदारी जुड़ गई। इसीलिए सीबीआई की एफआईआर में कुल जो एलिजिड लॉस है 1816.22 करोड़ रुपए बताया गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ईपीएफओ के पूरे 2500 करोड़ रुपए को जो है वो चोरी कर लिया गया है। देखिए, सीबीआई जिस स्पेसिफिक फाइनेंशियल लॉस और लायबिलिटी की बात कर रही है उसका आंकड़ा 1816.22 करोड़ रुपए है। अब सवाल ये उठता है कि सीबीआई को इस मामले में अपराध की आशंका हुई कैसे और क्यों हुई? दरअसल ईपीएफओ ने इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई को लिखित शिकायत दी थी। इसी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। सीबीआई ने यहाँ पे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड और उसके जो पूर्व चेयरमैन हैं अनिल अंबानी, कुछ अज्ञात सरकारी अधिकारी और जो अन्य अज्ञात व्यक्ति हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी यहाँ पे दर्ज करी गई। अब सीबीआई को जांच के दौरान ये साबित करना होगा कि वास्तव में किसने क्या किया, किसके निर्देश पर किया गया और उसे किस तरह का आर्थिक नुकसान हुआ है। सीबीआई जिन आरोपों की जांच कर रही है उनमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि आपराधिक साजिश की जो आरोप है वो भी शामिल है। इसका मतलब ये है कि अगर कई लोग मिलकर के किसी गैर कानूनी काम को अंजाम देने की योजना बनाते हैं तो उस एंगल की जांच यहाँ पे की जाती है और वही जांच चल रही है। इसके अलावा चीटिंग यानी कि धोखाधड़ी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि जिस पैसे या फिर संपत्ति को भरोसे के साथ संभालने की जिम्मेदारी मिली थी उसका कथित गलत इस्तेमाल करना और करप्शन से जुड़े जो आरोप हैं उनकी भी जांच यहाँ पे हो रही है। अब यहाँ सरकारी अधिकारियों का जो एंगल है वो भी बहुत अहम है। देखिए, सीबीआई ने एफआईआर में अज्ञात सरकारी अधिकारियों को भी आरोपी बनाया है। इसका मतलब ये है कि जो जांच एजेंसी है वो ये पता लगाना चाहती है कि क्या किसी सरकारी अधिकारी ने इस इन्वेस्टमेंट या फिर उसके बाद हुई जो गतिविधियां हैं उसमें कोई गलत भूमिका निभाई है, क्या किसी अधिकारी ने यहाँ पे नियमों की अनदेखी की है, क्या किसी ट्रांजैक्शन को मंजूरी देने या फिर फैसिलिटेट करने के लिए किसी अधिकारी की यहाँ पे भूमिका थी या फिर किसी तरह की यहाँ पे मिलीभगत तो शामिल नहीं है। फिलहाल ये जो तमाम सवाल हैं इनके जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। अब जरा वापस चलते हैं 2013-14 में ये जो समय था उसके टाइमलाइन को समझते हैं। देखिए, उस समय ना रिलायंस कैपिटल ने यहाँ पे एनसीडी जारी किए और ईपीएफओ ने पोर्टफोलियो मैनेजर के जरिए इन सिक्योरिटीज में करीब 2500 करोड़ रुपए का निवेश किया। निवेश के समय उम्मीद ये थी कि ये मैच्योरिटी डेट पर कंपनी पैसा वापस करेगी। साल 2023 और 24 में मैच्योरिटी का समय आया, लेकिन आरोप है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति और कथित फंड डाइवर्जन के चलते रीपेमेंट समस्या बन गई और उसके बाद ईपीएफओ का जो पैसा है वो फंसा और इसके बाद मामले में गंभीर जो एक मोड़ है वो आ गया। अब सीबीआई की मौजूदा जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मनी ट्रेल यानी कि पैसे का रास्ता। जांच एजेंसी ये पता लगाएगी कि ईपीएफओ से जुड़ा हुआ जो निवेश है आखिर रिलायंस कैपिटल के पास आने के बाद कहां गया, किन अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर हुआ, किन कंपनीज या एंटिटीज को यहाँ पैसा दिया गया और क्या कोई रिलेटेड पार्टी यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ जो सामान्य बिजनेस एक्टिविटी से अलग था, क्या किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स या ट्रांजैक्शन के जरिए पैसे को दूसरी जगह पहुंचाया और अगर ऐसा हुआ तो इसमें किस किस व्यक्ति की भूमिका रही है। यही वो सवाल हैं जिनके जवाब सीबीआई तलाश रही है। इसके साथ ही सीबीआई ये भी जांच करेगी कि रिलायंस कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट और फंड जो यूटिलाइजेशन है उससे जुड़े फैसले कौन ले रहा था, कौन से ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे, किस स्तर पर अप्रूवल दिए गए, पोर्टफोलियो मैनेजर की भूमिका क्या रही है, ईपीएफओ को क्या इंफॉर्मेशन दी गई और क्या इन्वेस्टमेंट के बाद रीपेमेंट रिस्क को लेकर के पर्याप्त मॉनिटरिंग हुई थी। यानी कि जांच सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं रहने वाली कि पैसा वापस क्यों नहीं आया, बल्कि
ये भी देखा जाएगा कि पैसा वापस ना आने के पीछे क्या आपराधिक साजिश या फिर जानबूझ करके किया गया फंड डाइवर्जन था। किसी कंपनी का लोन या बॉन्ड रीपेमेंट ना कर पाना अपने आप में क्रिमिनल फ्रॉड साबित नहीं करता। कोई कंपनी देखिए यहाँ पे बिजनेस फेलियर, कैश फ्लो प्रॉब्लम या फिर इंसॉल्वेंसी की वजह से अपनी क्रेडिटर्स को पैसा नहीं लौटा पाती। लेकिन अगर जांच में ये सामने आता है कि पैसा जानबूझ करके दूसरी जगह पे डाइवर्ट किया गया, फर्जी ट्रांजैक्शन किए गए या फिर इन्वेस्टर्स को यहाँ पे धोखा देने की कोशिश की गई है, तो मामला सिर्फ फाइनेंशियल डिफॉल्ट तक नहीं रहता बल्कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का विषय बन जाता है। इसी अंतर को समझना इस पूरे मामले में बहुत जरूरी है। रिलायंस ग्रुप से जुड़े कुछ और मामले में ये पहली सीबीआई जो कार्रवाई है वो नहीं है। सीबीआई पहले भी अनिल अंबानी लेड जो रिलायंस ग्रुप है उसकी कई कंपनियों से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज कर चुकी है। इसमें रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस और रिलायंस टेलीकॉम जैसी जो कंपनीज हैं वो भी शामिल है। इन मामलों में पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एलआईसी की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई हुई है। सीबीआई अब तक ऐसे मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है और कई मामले में चार्जशीट यानी कि आरोप पत्र भी दाखिल किए गए हैं। अब देखिए, इस पूरे मामले में सीबीआई ने साफ कहा है जांच अभी जारी है। जांच के दौरान सरकारी अधिकारियों और प्राइवेट इंडिविजुअल्स यानी कि निजी लोगों की भूमिका की पहचान की जाएगी। कथित क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की ये जो पूरी जांच है वो होगी और सबसे अहम, निवेश की गई रकम आखिर कहां इस्तेमाल हुई इसका पता भी लगाया जाएगा। फिलहाल अब इस पूरी कहानी में नजर यहां बनी रहेगी कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन कहां तक जाती है, क्योंकि अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के बाद आखिर पैसा गया कहां। अगर मनी ट्रेल में किसी खास व्यक्ति, कंपनी या ट्रांजैक्शन की भूमिका सामने आती है तो जांच आगे उसी दिशा में बढ़ेगी और अगर सीबीआई को पर्याप्त यहाँ पे सबूत मिलते हैं तो आगे चार्जशीट और अदालत में प्रोसिक्यूशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। तो कुल मिलाकर अनिल अंबानी और रिलायंस ग्रुप से जुड़े मामलों की जो फहरिस्त है उसमें अब ईपीएफओ का ये कथित 1816 करोड़ रुपए का जो मामला है वो भी जुड़ गया है और इस पर सवाल सिर्फ एक कंपनी के डिफॉल्ट का नहीं है बल्कि करोड़ों कर्मचारियों के रिटायरमेंट सेविंग से जुड़े हुए जो पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसके इस्तेमाल और कथित डाइवर्जन का है। अब देखना यह होगा कि सीबीआई की जांच इस पूरे मनी ट्रेल को कहां तक लेके जाती है और आखिर इस कथित घोटाले में किसकी क्या भूमिका सामने आती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।